हेलो एवरीवन, मैं निज देव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देव जी टू यूपीएससी गाइडर पे। इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट के 3-4 लेक्चर कर चुके हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हम लोग लगभग लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर आदि सब चीज़ें समझा जाएगा। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंटिनेंट क्या, कितने कंटिनेंट हैं, ओशियंस कितने हैं हमारे अर्थ पे, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और देखो, इसके पहले भी एक चैप्टर है जिसका नाम है मैपिंग। तो इसमें कुछ खास जानने वाली बातें नहीं है, कुछ यहाँ पे काम का चीज़ है जो आप लोग देखोगे कि सिम्बॉल वगैरह दिया हुआ, सिम्बॉल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रेलवे लाइन के सिम्बॉल्स, रोड्स का बाउंड्री का, ताकि आप लोग ये समझोगे तो मैप कैसे देखना है वो देख सकते हो। तो ये तो काफ़ी आसान है, ये हमारे काम का चीज़ नहीं है उतना। और अगर आपको लगता है काम का है तो एक बार खुद ही देख लेना है, बहुत छोटा चैप्टर है और काफ़ी आसान है, जिसमें हमारे ज़्यादा जरूरी चीज़ें नहीं है। देखो, आप लोग बड़े हो तो आप 6 क्लास में तो हो नहीं कि ये सारी चीज़ें बताया जाए। हम लोग 6 क्लास के एनसीईआरटी इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि ज्योग्राफी जो जिनको एकदम से नहीं आता है उनका थोड़ा सिलेबस ठीक हो जाए, बस इतना ही हमारा मोटिव है। बाकी हम इसको करके अब आगे का चैप्टर देखेंगे, आगे का क्लासेस का जो सिलेबस है उसको पूरा किया जाएगा। इसलिए हमें ये जो सिलेबस जल्दी है 6 क्लास का बेसिक हमें जल्दी ख़त्म करना है ना। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, as you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. Human beings can live here because of the life sustaining element of land, water and air are present on the earth. आप जानते हो कि अर्थ ही हमारा पूरे मतलब जहाँ तक ह्यूमन का पहुँच है, जहाँ तक हमने रिसर्च कर चुके हैं, तो अभी तक तो अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ या ये कहे कि लिविंग थिंग्स अवेलेबल है। बाकी और जितने प्लेनेट हम लोग जानते हैं वहाँ पे तो नहीं है। तो सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट। देखो, हमारे यहाँ अर्थ पे 3 देखा जाए तो मेन जो है लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, और यही एक दूसरे को जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, है ना। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। और बायोस्फीयर जब हम लोग बात करते हैं तो मतलब जहाँ पे हम लोग ह्यूमन बिलोंग करते हैं वहाँ पे तो बायोस्फीयर तो एकदम सबसे नैरो जोन है, जहाँ पे तीनों, जैसे कि तीनों मतलब लैंड है, वाटर है और एयर जो है, तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, वहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो, एक एक करके समझते हैं। जैसे कि लिथोस्फीयर है, अब लिथोस्फीयर क्या है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। द लिथोस्फीयर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज, जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का ऊपर, जिस पे आप लोग खड़े हो, जिस पे घर बनाते हो, जिस पे आप चलते हो, ये सब क्या है, लिथोस्फीयर है। एंड इट कंप्राइजेज द रॉक्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट एंड द थिन। देखो, आज जब हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का जब हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि एक, जैसे कि मान लो ये अर्थ है तो इसका स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे बीच में होता है कोर, है ना। कोर होता है बीच में, कोर, और फिर होता है, देखो कोर होता है, फिर होता है मैंटल, फिर होता है क्रस्ट। सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रस्ट, है ना। तो ऊपरी पार्ट को जो हम लोग क्रस्ट कहते हैं तो यही बता रहे हैं कि भाई जो ये लिथोस्फीयर है किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो लिथोस्फीयर जो है कंप्राइजेज विद द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के ऊपर का जो क्रस्ट है वो, एंड द थिन लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। और ऊपर वाले पार्ट में उसमें सॉइल होता है, मिट्टी होता है, जिसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे बहुत सारे जिनके लिए मतलब फर्टिलिटी प्रोवाइड होता है पेड़ पौधे जीव जंतुओं के लिए। देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कंटिनेंट्स, एंड दूसरा जो होता है वो होता है ओशियंस, है ना, ओशियन बेसिन्स। 2 चीज़ें होती हैं, मतलब पूरा हमारा जो अर्थ है 2 भागों में बटा हुआ है, आप कह सकते हैं। एक तो कंटिनेंट है, द लार्ज लैंड मास, है ना, जो लैंड मास है बड़ा, वो कंटिनेंट कहिए, और बाकी उसके अलावा क्या है, वाटर है, ओशियन बेसिस, और भी ओशियन बेसिस हम कह रहे हैं। बाकी और भी जो जहाँ पे बर्फ़ जमे हुए हैं उसको भी समृद्ध हम लोग करते हैं ओशियन बेसिन में। ओके, ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर
कनेक्टेड विद वन अनदर, जितने भी ओशियन से समुद्र है, जितने वाटर बॉडी है सब एक दूसरे से कनेक्ट है ना। मतलब कि जैसे कि जितने भी ओशियंस हैं, कितने ओशियंस है आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो जितने भी ओशियंस है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, नीचे मैप है, समझाएंगे आपको और इसके बारे में समझा जाएगा। मैप में समझा के आर ऑल द लैंड मास कनेक्टेड विद वन अनदर, लैंड मास एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं क्या, आप समझो, मतलब देखो क्या सारे लैंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो देख लेंगे है कि नहीं है, सब वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, एलिवेशन, अब देखो तो आसान सी बात है, आप समझोगे कि देखो मान लो आप क्या करो कि एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ज़मीन है, ठीक है, क्या करो आप एक गड्ढा खोलो, ऐसे ऐसे आपने क्या किया कि गड्ढा कर दिया, ऐसे करके एक इतना गड्ढा बना दिया। आपने क्या किया कि इस गड्ढे में भी अपने कई जगह इस तरह का गड्ढा बना दिया, ऐसे ऐसे, है ना। फिर इसे पानी इसमें डाल देना। पानी जब आप यहाँ तक लेवल करोगे तो पानी जो यहाँ तक लेवल दिखेगा, ऐसा नहीं है कि पानी आपको ऐसे ऐसे दिख रहा है, ऐसे तो नहीं दिखेगा ना, पानी का लेवल तो ऐसे दिखेगा, है ना। तो इसीलिए यही कह रहे हैं कि जितने भी ओशियंस हैं वो हर जगह उसका लैंड जो वाटर लेवल है, वो सी वाटर का जो लेवल है वो बराबर ही दिखता है हर जगह, है ना। तो यही बात कह रहे हैं। अब देखो सॉरी, एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच टेकन एज जीरो। अब देखो कभी भी आप देखोगे ना, जब हम लोग पढ़े होगे, आप लोग जब ज्योग्राफी में आगे पढ़ोगे माउंटेन्स का हाइट कितना है या कोई भी हाइट आपको मेजर करना है, तो आप देखोगे कि सी लेवल जो है उसी से मेजर किया जाता है। जैसे कि हिमालय का हाइट कितना है, तो अब सी मेजर से सी लेवल से इतना किलोमीटर, है ना, ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सी लेवल जो है मतलब समुद्र वाटर का जो मतलब लेवल है, उसी से हम लोग सारे हाइट्स को मेजर करते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो ये मैप है, तो उसको मैं सीधा करके सिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ समझोगे कि देखो इस मैप में जो है आपको कंटिनेंट भी दिखेगा और आपको वाटर बॉडी भी दिखेगा। पहले वाटर बॉडी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे है पैसिफिक ओशियन, है ना, ये है पैसिफिक ओशियन। एक मिनट, देखो ये है पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन है। अब देखो यहाँ से जुड़ा हुआ है वाटर, ये है साउदर्न ओशियन। यहाँ पे देखो अटलांटिक ओशियन है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये है इंडियन ओशियन, ये है आर्टिक ओशियन, है ना, ये पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। अब देखो ये सब तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा था कि सी लेवल जो होता है हर जगह बराबर ही होता है, एक ही लेवल पे होता है। अब एक लेवल पे होता है इसलिए तो होता है क्योंकि देखो सभी जुड़े हुए एक दूसरे से, है ना। अब इधर अगर मान लो एज्यूम करो कि जैसे कि आर्टिक ओशियन में यहाँ ऊपर में बर्फ़ है बहुत सारा, या अंटार्कटिका में बहुत सारा बर्फ़ है। अब ये सारा आइस जो जितने भी आइस हैं वो सब मान लो अगर पिघल जाता है तो वाटर, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जितने भी टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही ये जो अंटार्कटिका है या जितने भी आइस क्यूब है, मतलब जितने भी आइस वगैरह जमा हुआ है लैंड पे, वो सब पिघल रहा है। उसके पिघलने से जो हमारा समुद्र, जो हमारा सी लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है। तो भाई सी लेवल इंक्रीज कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान लो यहाँ पे बर्फ़ जमा, यहाँ पे बर्फ़ पिघल रहा है तो यहाँ पे आइस लेवल सी लेवल जो है बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, सिर्फ यहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं है। अब यहाँ बढ़ रहा है, देखो वाटर जो है यहाँ भी चला जाएगा, वहाँ भी जा रहा है, हर जगह मिल रहा है, इसीलिए सी लेवल हर जगह बराबर होता है और सब जगह है का सी लेवल बढ़ रहा है। और ये तो एक तरह से पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की बात है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये है पैसिफिक ओशियंस जितने भी हैं, पैसिफिक ओशियन है, अंटार्कटिका ओशियन है, साउदर्न, इतने तरह के 5 ओशियंस है ना, इसको आप याद रखेंगे और आगे है होगा भी, आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद देखो ये है कंटिनेंट। आप देखोगे
तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कंटिनेंट। एक तो हो गया एशिया कंटिनेंट भाई, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, तो वह एशिया है। फिर है अफ्रीका, देखो अफ्रीका कंटिनेंट है, यूरोप है, साउथ अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका है, फिर आप देखोगे अंटार्कटिका है ना। तो एक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंटिनेंट है, 5 ओशियन से, 7 कंटिनेंट है। आपको याद रखना चाहिए, यू शुड रिमेंबर्ड। चलो देखो नेक्स्ट देखते हैं और इसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो हमने समझा दिया। हाँ एक चीज़ और, ये जो कंटिनेंट है ये भी एक दूसरे से लगभग जुड़े हैं, लेकिन सारे के सारे नहीं जुड़े हैं। आप ध्यान देना, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एशिया है। अब देखना एशिया का ये वाला पार्ट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यही वाला पार्ट यहाँ पे है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका जो आप दिखोगे। बट आपको ये समझना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका का जस्ट इसे बगल में, चलो मान लेते हैं कि ये अलास्का का पार्ट है। जब मैप देखोगे तो यहाँ पे अलास्का है, ये अलास्का और नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो है कुछ तो गैप है। आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और अलास्का, यहाँ पे जो है ना एक यहाँ पे वाटर बॉडी है। अब ये कौन सा जल संधि है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो इसके बीच में जो है वाटर बॉडी है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जितने भी लैंड है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ ये कह सकते हैं जितने भी ओशियन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं, यही समझाना था आपको। अब देखो देखेंगे, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। देखो सी लेवल से हम लोग मेजर कर रहे हैं, अभी बस समझाया था आपको कि जितने भी हाइट वगैरह हम लोग मेजर करते हैं उसको सी लेवल से ही मेजर किया जाता है। अब यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है हमारे वर्ल्ड का, तो वो है मीटर में है, ये माउंट एवरेस्ट है और इसका हाइट है 8,848 मीटर एबव द सी लेवल। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022 मीटर्स, ये मेरियाना ट्रेंच है इन द पैसिफिक ओशियन। कहाँ पे है, पैसिफिक ओशियन मेरियाना ट्रेंच है, मेरियाना गर्त कहते हैं हिंदी में। अरे अब कुछ नहीं, मतलब पैसिफिक ओशियन में क्या है, पैसिफिक ओशियन में एक तरह से ऐसे करके उस तरह से एक तरह का गड्ढा है जो इतना गहरा है, तो यही है मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है, या मेरियाना गर्त भी कहते हैं हिंदी में। तो ये है 11,022 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, कुड यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाइस्ट। ठीक है, आगे देख दो। अब देखो हम लोग देखेंगे कंटिनेंट। वही कंटिनेंट में क्या क्या है, देखो देयर आर सेवरल मेजर कंटिनेंट, देयर आर सेपरेटेड बाई लार्ज, देखो देयर आर सेवरल मेजर कंटिनेंट्स, देयर आर सेपरेटेड बाय द लार्ज वाटर बॉडीज। अपने अपने मैप अभी देखा था कि जितने भी लैंड मास है वो वाटर से ही तो सेपरेट है, मतलब उसको वाटर के द्वारा ही तो अलग अलग किया गया। जितने भी वाटर लैंड मास है उसको वाटर से, बाकी देखो लैंड मास है फिर वाटर ही है, ये दो चीज़ तो है। दिस कंटिनेंट्स आर, अब देखो कौन कौन सा कंटिनेंट है, देख तो एशिया है, एक यूरोप है, अफ्रीका है, यहाँ पर देख लो एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अभी बताया था आपको 1 2 3 4 5 6 7। अभी आपको बताया था कि लगभग क्या मतलब सिर्फ 7 ही कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ पे और बाकी ओशियंस है। अब एक एक करके इसके बारे में जो भी मेन पॉइंट्स हैं, प्रमुख बिंदु हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो एशिया देखते हैं, एशिया के बारे में। एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, अभी बताया था आपको। एशिया जो है, हम जितने भी कंटिनेंट हैं, 7 कंटिनेंट में सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, एशिया। और हम लोग किस कंटिनेंट में रहते हैं, एशिया में, है ना। इंडिया की यहाँ है, इंडिया एशिया में है। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट, इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ में जितना भी लैंड एरिया है, वाटर छोड़ के जितना भी लैंड एरिया है उसका लगभग 1/3 कवर करता है सीधे अकेले। द कंटिनेंट लेज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पासेस थ्रू दिस कंटिनेंट। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तब जाकर पढ़ो कि हम लोगों ने 3 तरह के लाइन से हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था विषुवत रेखा, मतलब कि इक्वेटर पढ़ा था, फिर एक पढ़ा था हमने
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक पढ़ा था हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है पासिस थ्रू द एशिया कंटिनेंट एंड आल्सो पासिस थ्रू द इंडिया। अब इंडिया से किन के राज्यों से होकर गुजरता है ये आप लोग कमेंट करके बताएं, और जिनको नहीं आता है वो हमारा जो शॉर्ट्स हैं, बहुत सारे वीडियो शॉर्ट्स में डाला है, उसमें एक ये भी वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होता है कंटिनेंट से, ठीक है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन्स, यूराल माउंटेन से अलग होता है। देखो हम लोग बाद में भी जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जब हम लोग देखेंगे, मैपिंग देखा जाएगा, तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा कि भाई सॉरी तो वहाँ भी आपको बताया जाएगा, मतलब वहाँ पे हम लोग समझेंगे कौन सा माउंटेन्स कहाँ पे है, कौन सा कंटिनेंट कहाँ से कहाँ अलग होता है। यहाँ पे बस एक थोड़ा सा बेसिक आप लोग समझ लो। तो यूराल माउंटेन्स जो है, तो यूराल माउंटेन्स जो है ऑन द वेस्ट, पश्चिम की तरफ जो यूराल माउंटेन्स है वो हमारा यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है। मतलब बीच में यूराल माउंटेन होगा, उस तरफ यूरोप होगा, इस तरफ देखो मान लो ऐसे समझो आप, समझा ही देता हूँ आपको। अब देखो मान लो कि ये तो यूरोप है, ये वाला पार्ट जो है यूरोप है, यहाँ पे यूराल माउंटेन है ऐसे करके, इधर से एशिया शुरू होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये एशिया है और ये यूरोप है ना। तो ये तरह से आप समझ गए होंगे। देखो अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। देखो कई बार क्या करते हैं, जब लोग पढ़ेंगे आगे आप देखोगे कि यूरोप और एशिया को एक साथ मिलाने के बाद यूरेशिया पाया जाता है ना। अब देखो यूरोप के बारे में पढ़ते हैं। यूरोप इज द माफ़ करना, यूरोप इज द मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप जो होता है, यूरोप जो कंटिनेंट है वो काफ़ी छोटा है, मतलब एशिया से काफ़ी छोटा कंटिनेंट है। द कंटिनेंट लीज टू द वेस्ट ऑफ द एशिया, द आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्टिक सर्कल होगा, जो आर्टिक सर्कल है कौन सा कितना पे होगा, तो 66.5 डिग्री पे होगा। तो आर्टिक सर्कल जो है पासिस थ्रू इट इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लुक एट इट। आप मैप देखना, अभी जो हमने मैप आपको दिखाया था वीडियो को है, बैक में जाओ वहाँ देखो, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर एशिया। पहला बड़ा कंटिनेंट कौन सा है, एशिया, एंड आफ्टर दैट अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। द इक्वेटर और 0 डिग्री लेटीट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसके पूरे बीच से जो है पास करता है इक्वेटर। एक बार दिखाई दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे एक बार समझो कि दोबारा को समझना नहीं पड़े। एक मिनट, ये सारी चीज़ मिटा दूँ, आप देखो समझोगे आप। यहाँ पे देखो कि भाई ये है ऊपर में, देखो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ समझना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे पास हो रहा है। अब भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तब देखोगे एशिया से पास हुआ, भाई एशिया से गया है ना। यहाँ पे देखो अफ्रीका कंटिनेंट से गया, पास हुआ। यहाँ पे देखोगे नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से भी पास हुआ, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं इक्वेटर, ये है इक्वेटर। अब इक्वेटर के बाद देखोगे इक्वेटर यहाँ पे, तो भाई इक्वेटर जो है आप देखोगे तो ये एशिया से पास तो हो ही रहा है, ये साउथ एशिया कंट्रीज़ है। उसके बाद अफ्रीका के पूरे 20 से पास हो रहा है, देखो पूरे 20 से पास हो रहा है अफ्रीका के, जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसके 20 से पास हो रहा है। और फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका से पास हो रहा है, ठीक है। फिर एक है आपका देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये पास हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से, या ओशिनिया भी कहते हैं हम लोग इस कंटिनेंट को। तो ऑस्ट्रेलिया से पास हो रहा है, फिर अफ्रीका से भी पास हो रहा है, और साउथ अमेरिका से पास हो। तो कई बार बातें पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, तो आना शायद मुश्किल ही है, पर आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लो कोई आपका दोस्त कोई पूछ ले, ये पूछेगी ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कर्क रेखा, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
मकर रेखा एंड विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं, तीनों लाइंस किस कंटिनेंट से होकर गुजरती हैं? तो आप बताओगे अफ्रीका कंटिनेंट से होकर गुजरती हैं, है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे यहाँ पे। और एक और चीज़ बता दूँ आपको, जिसके 66.5 डिग्री लैटिट्यूड जो है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये पास होता है कहाँ से? यूरोप से। यहाँ पे देखो, है ना, ये यूरोप से होकर पास होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो अब आगे चलते हैं। तो अब देखो, अफ्रीका इज़ द अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट आफ्टर द एशिया। द इक्वेटर ऑफ या 0 डिग्री कहिए लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कंटिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अफ्रीका लीज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। अधिकतर पार्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है अफ्रीका का। फिगर आप देखो, समझ जाओगे, फिगर आपको समझाई दिया था, बार बार फिगर देखो, याद होगा। We will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn passes। अभी पढ़ा था हमने। अब देखो पढ़ते हैं द सहारा डिजर्ट, याद रखना, दोबारा मैपिंग भी करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। द सहारा डिजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में विश्व का सबसे गर्म जो डिजर्ट होता है, जो रेगिस्तान है, वो कहाँ है? तो वो सहारा, मतलब कौन सा है? वो सहारा डिजर्ट है, वो अफ्रीका में ही है। द कंटिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। लुक एट द वर्ल्ड मैप 5.1। अब देख लेना, वी विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर नील रिवर जो है यहीं पे है, फ्लोज थ्रू अफ्रीका। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न पासेस इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये नदी जो है तीनों जगहों से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंटिनेंट। द नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपको याद रखना चाहिए, पहला कौन सा है? एशिया। दूसरा कौन सा है, मतलब कि सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? तो एशिया है। उसके बाद उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका। और इट इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द स्टमस ऑफ पनामा। पनामा का जो एरिया है उसको कहा जाता है ना, तो उससे जुड़ा हुआ है। द कंटिनेंट्स लीज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। 3 ओशियंस सराउंडेड बाय दिस कंटिनेंट कैन। अब देखो तीन ओशियंस जो है नॉर्थ अमेरिका को घेरे हुए, आप खुद बताना कमेंट करके, मैप देखोगे तो खुद जान जाओगे, काफ़ी आसान है। अब देखो साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका लीज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच 2 ओशियंस। साउथ अमेरिका साउथ में होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में है। विच 2 ओशियंस सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। ठीक है। द एंडीज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन्स रेंज। सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो विश्व का, वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। रन्स थ्रू इस लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेजोन। विश्व का सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो कहाँ पे है? वो है साउथ अमेरिका में, जिसका नाम है अमेजोन। और अमेजोन का फॉरेस्ट भी काफ़ी ही क्रिएटिविटी है, वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ मैप में एक बार देख लो। द स्ट्रेट इज ए नैरो पासेस ऑफ द वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सीज एंड ओशियंस। स्ट्रेट करते मतलब स्ट्रेट यहाँ पे वही जलमंडू कहिए या जलसंधि कहिए, एक ही बात है। नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका के बारे में बताइएगा क्या है। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो भी पनामा के बारे में पढ़ा था, ये वाला पार्ट है ना, पनामा, जो इसको ऐड करता है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को एंड साउथ अमेरिका कंटिनेंट को ऐड करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कंटिनेंट दैट lies entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on the all sides by the oceans and seas. It is called the island continent. ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है। आप देखोगे चारों तरफ से जो है वाटर है, बीच में कंटिनेंट है। उसके बाद देखो अंटार्कटिका। देखो ये इसलिए आइलैंड कंटिनेंट कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, मुझे लगता है आप समझ नहीं पाए होंगे। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा कंटिनेंट है जिसके चारों तरफ वाटर बॉडी है, समुद्र में है ये।
मतलब समुद्र में है, चारों तरफ समुद्र है, किसी लैंड से नहीं जुड़ रहा है। बाकी का आप लोग देखो कंटिनेंट, जैसे कि साउथ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ है किसी न किसी लैंडमार्क से। एशिया है वो अफ्रीका से न कह लेकिन यूरोप से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग सोच सकते हैं। बाकी लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है नहीं जुड़ा हुआ है किसी भी कंटिनेंट से। अब उसके बाद लास्ट कंटिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज अ हार्ड कंटिनेंट। द साउथ पोल लीज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कंटिनेंट। जो साउथ पोल है सीधे से बीच में, मतलब जो दक्षिणी पॉइंट है या साउथ पोल जो है पूरी तरह से, मान लो ये अर्थ है ऐसे समझ लो। अरे मजा, ये तो यहाँ पे जो ये सदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे है ये अंटार्कटिका पूरा ऐसे करके चारों दोनों तरफ से, ठीक है। तो Antarctica completely in the southern hemisphere is a continent. The South Pole is legitimately the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with the thick ice sheets. हमेशा यहाँ बर्फ जमा रहता है। There are no permanent human settlements. Many countries have research station in the Antarctica. देखो जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो अंटार्कटिका कंटिनेंट है वहाँ पे लोग तो नहीं रहते हैं, हाँ, लेकिन ये है कि पूरे लगभग बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत सारे देश हैं, उनका अपना रिसर्च सेंटर है यहाँ पे। अब भाई हमारे यहाँ अगर ऐसा है तो हमारा देश का भी है। कौन कौन सा हमारे देश का है? तो हमारे यहाँ दो रिसर्च सेंटर है, एक है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री, है ना, दो है, एक है मैत्री एक है दक्षिण गंगोत्री। याद रखेंगे आप, जहाँ पूछा जाता है कि हमारा कौन कौन सा रिसर्च सेंटर है जो लीज करते हैं इन अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में कौन कौन सा है? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। भाई ये तो हमने पढ़ लिया लिथोस्फीयर। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, मतलब कि वाटर वगैरह ओशियंस वगैरह के बारे में पढ़ा जाएगा। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे 97.2% ओशियंस है, मतलब वाटर है भाई। अब भाई जब वाटर है, आप अर्थ से काफ़ी दूर जाओगे, है ना, स्पेस में, तो आपको देखो, आप देख पाओगे कि प्लैनेट जो है, हमारा अर्थ जो है ब्लू दिखता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू क्यों दिखता है अभी बताया आपको, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज़्यादा है। 97.2% ओशियंस है यहाँ पे, 0.03% जिसमें जो है फ्रेश वाटर है ना। बाकी जो लगभग 3% के आसपास जो है वो आइस शीट्स है, जो मतलब बर्फ़ जमा हुआ है, ठीक है। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। मोर देन 71%, लगभग 71% जो है अर्थ का जो एरिया है वो कवर्ड है किस? वाटर से। एंड 29% इज विथ लैंड। एज रनिंग वाटर इन ओशियंस एंड रिवर्स एंड लेक्स, ice is glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the atmosphere। जितने बहुत सारा मतलब चीज़ें हैं वाटर के रूप में है, जिसके समुद्र में तो है ही है, ये अंडरग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे भी पानी है। और जिसका हम लोग खारा पानी, यहाँ दिल्ली में अगर रहते हो तो खारा पानी कहते होगे, बाकी तो गाँव में तो वही मीठा पानी है, लोग उसी से नहाते हैं, उसी को पीते हैं, उसी से खाना बनता है, काफ़ी फ्रेश भी है। और फिर एटमॉस्फेयर में जो वाटर पेपर है उसको भी एयरक्रेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर द ह्यूमन यूज। काफ़ी उसमें सॉल्ट होता है, काफ़ी नमकीन होता है, खारा पानी होता है समुद्र का। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ices and the glaciers or under the ground and a very small percentage is available as a fresh water for human। काफ़ी छोटा सा पार्ट आप देख लो, यहीं पे देखो डेटा, 0.03% फ्रेश वाटर है सिर्फ। कितना है? तो 0.03% है सिर्फ यहाँ पे वाटर, है ना। तो काफ़ी कम है ये कंपेयर करें तो, तभी तो पानी आपको बचाना चाहिए। अब देखो यहाँ डायग्राम है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये देखो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऐसे करके बनाओगे याद रहेगा आपको। हेंस डिस्पाइट यूज ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इतना वाटर होने के बाद हमारे यहाँ पानी का कमी है, इसलिए कमी है। पानी तो है
लेकिन वो खारा है। लेकिन जो पीने वाला पानी है जो हम लोग ह्यूमन के लिए यूज कर सकते हैं वो काफ़ी कम है, और हम लोगों में एक तरह से देखा है तो समझदारी कम है, लोग काफ़ी पानी बर्बाद करते हैं। आप हर जगह देख रहे हो पानी काफ़ी लोग बर्बाद कर रहे हैं। मोटर लोग चला देते हैं, बंद ही नहीं करते हैं, पानी गिर रहा है, बर्बाद हो रहा होता है। नहीं, देखो ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। समझ चुके हैं, जितने भी ओशियंस है वो सबसे मेजर पार्ट होता है। वो सबसे वाटर का हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? ओशियंस होता है। उससे नीचे क्या होता है? सी होता है, मतलब समुद्र होता है। सी से नीचे क्या होता है? छोटा क्या होता है ना? तो लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये जितने भी ओशियंस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द ओशियंस वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशियंस वाटर आर द वेव्स, द टाइड्स एंड द ओशियंस करेंट्स। देखो, एक तो ओशियंस का जो मूवमेंट होता है, पानी जो बह रहा होता है उसमें कुछ वेव्स होते हैं, कुछ टाइड्स होता है, कुछ ओशियन करेंट्स होते हैं। टाइड्स क्या होता है, क्यों होता है, पढ़ा जाएगा, है ना? मतलब कि जो वेव्स है, टाइड्स है, ओशियन करेंट्स है, ये सब किस कारण होता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और एक तरह का कॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ द मून कह सकते हैं। सॉरी। द 5 मेजर ओशियंस आर द, तो 5 ओशियंस है, मैप में आपको दिखा चुका हूँ, एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। एक है पैसिफिक ओशियन जो सबसे बड़ा ओशियंस है ना? सब 5 ओशियन में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक है। फिर अटलांटिक ओशियन, फिर है इंडियन ओशियन, फिर है साउदर्न ओशियन, फिर है आर्टिक ओशियन। इन ऑर्डर तो देर साइज, जिस साइज में है याद रखना, ये पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा, फिर छोटा अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर सदर्न ओशियन, फिर आर्टिक ओशियन, है ना? द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। Mariana Trench, the deepest part of the earth, lays in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in the shape, है ना? याद रखना, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन। अटलांटिक ओशियन क्या है? ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है, और ये एस शेप है ना? इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड एंड द यूरोप एंड द अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्टलाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड द पोर्ट्स। अब देखो, ये जो अब देखो, द कोस्टलाइन ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज हाईली इंडेंटेड, मतलब इंडेंटेड मतलब होता है इस तरह का पार्ट है। देखो, इंडियन कोस्टल लाइन है ये, मतलब कि टूटा फूटा इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब देखो, इसका फ़ायदा क्या होता है ना, अगर ऐसा जब होता है तो इसका हम लोग पोर्ट वगैरह बना सकते हैं, बहुत बड़े बड़े पोर्ट बनाए जा सकते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। दिस इरेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमर्स इट इज़ द बिजिएस्ट ओशियंस। देखो, याद रखना है कि जो अटलांटिक ओशियन है सबसे ज़्यादा ट्रेड यहाँ से होकर होता है, क्योंकि इस तरह से उसका कोस्टल लाइन है, और यहाँ पे पोर्ट बने हुए, यहाँ से बिजनेस वगैरह कॉमर्स चीज़ें काफ़ी होती हैं, कॉमर्शियल चीज़ें। देखो, अब पढ़ते हैं इंडियन ओशियन। द इंडियन ओशियन, यहाँ पर देखो इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। हमारे प्यारा भारत, हमारे देश के नाम से ही इस ओशियन का नाम है। दैट इज द इंडिया। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रेंगुलर। कौन सा, किस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, दिखा एक बार मैप दिखाता हूँ। ये इंडियन ओशियन है, तो इसका ट्रेंगुलर है इस तरह सा। देखो, इंडियन ओशियन है ना, स्ट्रक्चर इस तरह का ट्रेंगुलर लगभग कर सकते हैं। तो Indian Ocean is the only ocean named after the country, that is India. The shape of the ocean is almost triangular. In the north, it is bound by Asia, in the west by the Africa, and in the east by the Australia. The southern ocean circles the continents of the Antarctica and extends northward to 60 degrees south latitudes. ठीक है?
The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by the narrow stretch of the shallower water known as the Bering Strait. It is bounded by the northern coast of the North America and Eurasia. अब देखो ये एक बार दोबारा मैप देख लो, बताया था आपको, ये बेरिंग स्ट्रेट है, ये है आर्टिक ओशियन यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिक ओशियन है, तो यहाँ से जो है बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो नॉर्थ अमेरिका को और एशिया को अलग कर दें, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। भाई एटमॉस्फेयर, अब देखो एटमॉस्फेयर होता क्या है, जितने भी एयर वगैरह है ना अर्थ के ऊपर जिनका लेयर है वही एटमॉस्फेयर है। अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैसेस, बहुत सारे गैस से एक लेयर बना हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर, उसी को कहा जाता है एटमॉस्फेयर। अब भाई अब उस एटमॉस्फेयर का अलग अलग नाम दिया गया है। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of sun's rays. देखो इस जो एटमॉस्फेयर है इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा तो आप ऑक्सीजन वगैरह जो सांस लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कहाँ से लेते हो भाई, इसी एटमॉस्फेयर से लेते हो। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ह्यूमन एग्जिस्ट करते ही नहीं, है ना, जीवित नहीं रहते। सेकेंड बात क्या है कि भाई इसी एटमॉस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो आप देखोगे तो ओजोन लेयर जो है, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है सन से, सन रेज से, उसको ये उससे हमें बचाता है। अगर ओजोन लेयर नहीं होता, ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ओजोन लेयर हाथ हमारे शरीर पर पड़ता, हम जीवन यहाँ पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो इसलिए दो चीज़ों से ये इंपॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर्स। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ये जो एटमॉस्फेयर है लगभग इसको 5 भागों में बांटा गया है। भाई 5 भाग कौन कौन सा है, तो यहाँ देखो, पहला है ट्रोपोस्फीयर, सबसे जो है पहला जो स्फीयर है ट्रोपोस्फीयर है। अब देखो ट्रोपोस्फीयर ही ऐसा स्फीयर है, इसमें दिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ। अलग करके दिया हुआ मैं समझाता हूँ। जो पहला जो स्फीयर होता है ये ट्रोपोस्फीयर है, फिर है स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर है मेजोस्फीयर, फिर है थर्मोस्फीयर, फिर है एक्जोस्फीयर। ये जो ट्रोपोस्फीयर है ना, इस ट्रोपोस्फीयर में ही जितनी भी बारिश वगैरह होने की घटनाएं हैं, जितने भी इस तरह की घटनाएं होती है इसी में होता है। इसीलिए जो प्लेन है इसको ट्रोपोस्फीयर से ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। मतलब कि प्लेन जो प्लेन उड़ाए जाते हैं, प्लेन जाता है वो ट्रोपोस्फीयर पर नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फीयर पे होता है, ताकि वहाँ पे सेफ रहे। The atmosphere extends up to a height of about 1600 km. The atmosphere is divided into 5 layers based on the composition, temperature and other properties. These layers starting from Earth's surface are called the troposphere. पहला क्या है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर एंड लास्ट वन इज एक्सोस्फीयर. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up about 99% of the clean dry air. नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। याद रखेंगे ऑक्सीजन हमारे इन्वायरमेंट में कितना है, 78% तो नाइट्रोजन है भाई, सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन कितना है, 21% है। एंड बाकी इसके अलावा जो भी गैसेस हैं वो सब हैं उसमें आ जाते हैं। याद रखो 78 एंड 21, ये होता है 9, ये होता है 9। 1% जो है 1% में जो है बाकी की सारी गैसें आ जाती हैं, है ना। बाकी की सारी 99% क्या है, जिसमें 78% है नाइट्रोजन एंड 21% जो है वो है ऑक्सीजन। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर comprise 1% of वाई वैल्यू। ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पेड़ पौधा वगैरह नाइट्रोजन से ही ग्रोथ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट एज इट ऑब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाई द अर्थ, देयर बाई कीपिंग द प्लानट वार्म। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है ना,
ये सब सारी गैसें हैं वो क्या करती हैं, हीट को ऑब्जर्व करती है। और ये पेड़ पौधों के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेड़ पौधे तो अपने जो श्वसन है, जो ब्रीदिंग है, उसमें क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना। और उनको और हमारे इन्वायरमेंट को गर्म रखने में भी इन गैसों का काफ़ी योगदान है। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। जो हमारे एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो हाइट के अनुसार बदलता है। हाइट के अनुसार बदलता है, क्या है, कम होता है, मतलब डेंसिटी कम होता जाता है। नीचे में डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर में डेंसिटी कम होता जाता है। इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। जिस सी लेवल में सबसे ज़्यादा होता है इंटेंसिटी एटमॉस्फेयर का, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होता जाता है। ठीक है। यू नो द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन द ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द एयर। इसीलिए आप किसी हाइट पे चढ़ते हो, जब हाइट पे आप चढ़ते हो, जो क्लाइंबर्स होते हैं जो हाइट पे जाते हैं उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। आप भी ऊपर जाओगे हाइट के साथ साथ आपको ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम होगा। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर टू एबल टू ब्रीथ एट हाई लेवल। इसलिए वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर। द टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर भी कम होता जाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर्स ऑन द अर्थ। और जो पृथ्वी है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर्स ऑन द अर्थ, और एटमॉस्फेयर ही जो है पृथ्वी पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरिया लो प्रेशर। कहीं पर हाई प्रेशर होता है, कहीं पर लो प्रेशर होता है। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। याद रखना हमेशा, आगे ये बहुत काम का चीज़ है भाई। ये वाला जो पार्ट है आपको बता रहा हूँ कि सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर लो प्रेशर। देखो, एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देखो यहाँ पे है लो प्रेशर, ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे है हाई प्रेशर। तो जो एयर होती है, जो गैसेस होती हैं, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर, सॉरी माफ करना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। इसी को तो कहा जाता है एयर। ठीक है ना, याद रखना। एयर क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो याद रखना, ये बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जब आप लोग पढ़ोगे, जैसे कि आप पढ़ोगे चक्रवात, जब पढ़ोगे आप लोग साइक्लोन, जब साइक्लोन पढ़ा जाएगा तो इसमें काफ़ी सब कॉन्सेप्ट का यूज होगा, है ना। अब जो मूविंग एयर है, एयर जो मूव कर रहा है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ, उसको विंड कहा जाता है। ठीक है। आगे देखो, उसके बाद है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। ये तो काफ़ी छोटा है, मतलब ये तो आप लोग जानते होंगे। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। लैंड वाटर एयर, हमारे पास हर चीज़ होता है, तभी तो जीवित हैं। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। काफ़ी यूनिक है, मतलब ये अर्थ ही है जहाँ पे जीव जंतु हैं। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू हग मेमल्स। छोटे छोटे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु तक भी सब इसमें ये सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक to each other and to biosphere for survival. The organism in the biosphere may broadly be divided into plant kingdom and animal kingdom. जैसे कि आप बायोलॉजी पढ़ोगे, जैसे कि सिलेबस में है साइंस पढ़ना, उसमें बायोलॉजी पढ़ोगे तो दो ही तो होता है। एक तो होता है बायोस्फीयर में दो चीज़ होती है, एक होता है प्लांट किंगडम जिसमें प्लांट्स आते हैं, घास आते हैं, पेड़ पौधे सब आ जाते हैं। एक होता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जीव जंतु जानवर वगैरह आते हैं और हम भी आते हैं। The three domains of the earth interact with each other and affect each other in the same way of the other. जैसे कि हर एक जितने भी जो थ्री डोमेन्स हैं, थ्री डोमेन्स मतलब कि लैंड वाटर, मतलब बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड कौन सा स्फीयर अभी मैंने पढ़ा था, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें हैं सब एक दूसरे को प्रभावित करती है। एटमॉस्फेयर, सॉरी बोल रहा मैं, तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और ये तीनों किंगडम जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं। वहीं पे तो हम लोग जो ह्यूमन है, जो जीव जंतु है, वहाँ पे
वहीं से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कटिंग द फॉरेस्ट ऑफ फॉर फुलफिल आवर नीड्स ऑफ फूड्स, अपनी ज़रूरत के लिए लकड़ियों के लिए पेड़ पौधे काटते हैं। क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड बनाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, में लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम सोल। सो सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक। और जो लैंड है वहाँ पर केवल अर्थक्वेक होता है तो भी एक तरह कई तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, आपदाएँ आती रहती हैं, डिजास्टर आते रहते हैं, नेचुरल डिजास्टर आते रहता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल देयर कुड बी समॉज ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ टी सुनामी रिसेंटली। आपने कुछ साल पहले देखा होगा कि सुनामी भी आई हुई थी, तो ये भी एक तरह का नेचुरल फेनोमिना है, नेचुरल डिजास्टर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वेयर समर्ज्ड अंडर वाटर, डिस्चार्ज ऑफ वाटर मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर्स अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट आल्सो डैमेज अदर फॉर्म ऑफ लाइफ। वाटर जो है इस सारी चीज़ें ह्यूमन लाइफ को डैमेज भी करती हैं। इमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट एंड व्हीकल पोल्यूट द एयर। इंडस्ट्री से, पावर प्लांट से, गाड़ियों से जो भी चीज़ें निकलती हैं, हवाएँ गैसेस वगैरह आती हैं, जो धुआं निकलता है, उससे हम पूरा एयर पोल्यूट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर। एयर का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब उसका सबसे पार तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया, जब बढ़ता रहेगा इस तरह से, तो क्या होगा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा, इट इज़ कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तो सारे बर्फ वगैरह पिघल रहा है और कई तरह के प्रॉब्लम शुरू हो सकता है और हो भी रहा है। देयर इज दस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द लाइटोस्फीयर। हमें क्या करना है कि हमें संतुलन बनाना है रिसोर्सों में। जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसको संतुलित तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, बैलेंस एक तरह लिमिट तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच में जो है एक तरह से संतुलन बना रहे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बाकी के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। बाकी इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।